हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स और मॉडल्स को। तो 100 के आसपास ये मॉडल्स और थ्योरीज हैं जिनको आज हम डिस्कशन करेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको बुक्स के एक दो पार्ट बना करके दिए हैं, उसी प्रकार से इस वीडियो में मॉडल्स, कॉन्सेप्ट और थ्योरीज को हम कवर करेंगे जो भी एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते चल के शुरू करते हैं। तो ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल और थ्योरीज हैं जो कि एक पार्ट में तो कवर नहीं होगा, लेकिन हम इसको दो पार्ट में जरूर से कवर करेंगे। और पेपर 2 ज्योग्राफी सब्जेक्ट में एनटीए में 80+ क्वेश्चन को अचीव करने में ये आपकी मदद करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर सकते हैं। आपको जैसे कि मैं डेली बताता हूँ, ये वही बातें हैं कि आपने ये बैच कोर्स में एनरोल नहीं कराया तो आप करा सकते हैं। थॉट का कोर्स लॉन्च हो चुका है आप सभी के लिए। प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको बता दें कि डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अल्टीमेट एक्सेस मिलेगा। प्राइस वही हाइक होने वाला है, तो फटाफट से जो भी प्लान आप लेना चाहते हैं मेरी तरफ से रिकमेंडेड है 12 महीने का प्लान। इसमें आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाना चाहते हैं, देखिए प्राइस और यहाँ पर देखिए। तो आपको मेरा रेफरल कोड ज्योग्राफी विद अंकित यहाँ पर अप्लाई करना होगा एज इट इज। तो आपको 10% का डिस्काउंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप अपने जो क्रेडिट्स अर्न किए हुए होते हैं उनसे भी एक्स्ट्रा और डिस्काउंट पा सकते हैं रेफरल कोड के अलावा भी। ठीक है। और डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन कीजिए, 10 से 11 बजे लाइव क्लासेस होंगी। इनको आप ज्वाइन कीजिएगा। सुबह 7:30 से 9 बजे पहली फर्स्ट क्लास होती है। 10 से 11 बजे स्पेशल क्लास होती है, अभी स्पेशल क्लास है। इसके बाद आज क्योंकि सुबह की प्लस क्लास नहीं हुई थी, वो पहले हो गई, तो मैंने सोचा सुबह सुबह ये वीडियो बना देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद 6 से 7:30 बजे ये थॉट की क्लास होती है, 7:30 बजे। ठीक, ये मेरे बारे में कुछ बातें हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, चाहे बुक हो, बुक्स की। और यूनिट 9 भी मैं आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ, यूनिट नंबर 9, तो उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। जाके देखिए और शेयर कीजिए। शेयर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरी फ्रिक्वेंसी उसी प्रकार से रहेगी, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ये सभी चीजें लेकर के आ रहा हूँ। तो आप शेयर करना तो आपका बनता है। यहाँ पर आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, कैसे करके देखिए डेली जो भी मैं क्लासेस लेता हूँ उसके नोट्स यहाँ पर मिलेंगे। इन वीडियोस के नोट्स भी अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया है। जैसे ये सीरीज कंप्लीट होगी बुक्स की, कॉन्सेप्ट और थ्योरीज की, वैसे ये सारी वीडियो ये नोट्स हैं वो अपलोड हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, ज्योग्राफी विद अंकित ये आपके डिस्कशन के लिए है चैनल। दोनों टेलीग्राम पर है, व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर कोई भी आपको क्वेरी है, डाउट है। इसलिए इंस्टाग्राम पे जाइए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक तो हम डिस्कस कर चुके हैं। हम बढ़ते हैं फटाफट अपने आज के कॉन्सेप्ट की तरफ जिसका कि नाम है टॉप 100 मॉडल, कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज इन ज्योग्राफी, जो कि आपके पेपर 2 ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए है, मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरे बारे में कुछ बातें हैं, आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले। और देखिए इसकी खास बात क्या है, खास बात इसकी ये है कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, बहुत डिटेल में हम इनको नहीं कवर करेंगे क्योंकि डिटेल तो अलग अलग करके होता है, ऐसे तो नहीं होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनको फटाफट से देखते हुए चलेंगे। आपको सबका ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ईयर से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। बस बेसिक बेसिक जो आपको रेगुलर क्लासेस में बताया जाता है वो इतना इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको दे देगा। चार ऑप्शन दिए हुए होंगे कि पर्टिकुलर जो थ्योरी है, जैसे मान लीजिए एक्सेसिलिज्म, फादर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म या अपवादात्मकता के पिता किसको कहा जाता है, तो आपको चार स्टेटमेंट दे देगा। आंद्रे एलेक्स, इमैनुअल कांट, एकरमैन या विलियम क्रिक। तो आपको लगाना होगा इमैनुअल कांट। इस तरीके से डायरेक्ट स्टेटमेंट आएगा। फिर इसके अलावा आपको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन दे देगा। चार आपके सामने ये थ्योरीज दी होंगी, कॉन्सेप्ट दिए होंगे, मॉडल दिए होंगे। जैसे पैराडाइम दे दिया, नियरेस्ट नेबरहुड एनालिसिस दे दिया, मेगालोपोलिस दे दिया, इंटरेक्शन मॉडल दे दिया, और चार इस तरफ आपको उनके प्रोपाउंडर दिए हुए हैं, आपको मैच करने होंगे। ऐसे मैच कीजिए। फिर एक तीसरी तरीके का जो क्वेश्चन आएगा वो डिटेल में जब हम पढ़ते हैं तो रेगुलर क्लासेस में, वो तब आप उसको सॉल्व करेंगे कि आपसे उसका कोई कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, 4-5 स्टेटमेंट वाले सवाल दे देगा, असर्शन रीजन वाले सवाल दे देगा। वो रेगुलर क्लासेस में हम कवर करते हैं। तो अभी तो बस हम ये देखने वाले हैं कि कौन से मॉडल किसने दिया है, जिससे कि वो सारे इंपॉर्टेंट मॉडल्स आपको एक ही जगह पर मिल जाए और आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। इसलिए ये पीडीएफ है। आधा पार्ट इसका अभी हम कवर करेंगे, लगभग 50 के आसपास, और बाकी हम बाद में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं उलमैन एंड डेसी। उलमैन एंड डेसी का जो मॉडल है वह है न्यूनतम आवश्यकता उपागम, यानी कि
मिनिमम रिक्वायरमेंट अप्रोच ये किसके द्वारा दी गई है? उलमैन एंड डेसी के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं एकरमैन। एकरमैन में इन्होंने दिया है जनसंख्या संसाधन प्रदेश। तो पॉपुलेशन जब हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी, तो आपने वहां पर ये कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा कि पॉपुलेशन रिसोर्सेज रीजन, कि कहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन भी क्या है अपने आप में रिसोर्स है। तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, 5 कौन कौन से विश्व में ऐसे क्षेत्र हैं जो पॉपुलेशन रिसोर्सेज रीजन कहलाते हैं, है ना। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। मैं इसी तरीके से आपको हाईलाइटेड चीजें बताता चलूंगा इनके बारे में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी हम रेगुलर क्लासेस में करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट को फादर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने भूगोल को और इतिहास को, ज्योग्राफी और हिस्ट्री को एक्सेप्शन सब्जेक्ट कहा था। फिर इसी को आगे बढ़ाते हैं रिचर्ड हार्टशॉन, और फिर यहाँ से शेफर का और हार्टशॉन का विवाद शुरू हो जाता है, क्योंकि शेफर कहते हैं कि नहीं, आप जो भूगोल को अपवादी विषय कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि भूगोल एक, अगर आप साइंस कहते हैं भूगोल को, कि भूगोल भी एक साइंस है, ज्योग्राफी भी एक साइंस है, तो साइंस का मतलब ये नहीं होता कि किसी चीज को तोड़ मड़ोड़ के और बहुत कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। साइंस का मतलब ये होता है कितना इजी तरीके से आप चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। और कोई ऐसा सब्जेक्ट जो इजी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, उसकी भाषा बहुत ही क्लिष्ट है, टफ है, तो वो साइंस नहीं हो सकता। तो वो एक रिसर्च पेपर अपना लिखते हैं मेथोडोलॉजिकल एग्जामिनेशन करके, तो उसमें ये इसका खंडन करते हैं। लेकिन बहरहाल कांट, इमैनुअल कांट एक्सेप्शनलिज्म के फादर कहे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं आंद्रे एलिक्स। आंद्रे एलिक्स का एक शब्द है ये बड़ा फेमस, और कॉन्सेप्ट भी है अम्लैंड। अम्लैंड क्या होता है? आपने कोर और पेरीफेरी के बारे में तो सुना होगा, ये कोर है और ये पेरीफेरी है। तो जो पेरीफेरी है इसको पेरीफेरी भी बोलते हैं, इसको सिटी रीजन भी बोलते हैं, इसको अम्लैंड भी कहा जाता है। तो ये अम्लैंड शब्द आंद्रे एलिक्स के द्वारा इस्तेमाल किया गया है। पेरीफेरी के पास होता है रॉ मटेरियल, यहाँ पर प्रोसेस किया जाता है, फाइनल प्रोसेस जो मटेरियल प्रोडक्ट है, सर्विस पेरीफेरी को प्रोवाइड करता है। मतलब ये कोर पेरीफेरी को प्रोवाइड कराता है, बदले में इससे रॉ मटेरियल प्राप्त करता है, तो इनमें आपस में म्यूचुअल रिलेशन रहता है। अगस्त काम्टे आते हैं आगे। अगस्त काम्टे का कॉन्सेप्ट है प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म कहता है कि कोई भी चीज, ऐसे कॉन्सेप्ट जिसको फैक्ट के बेसिस के बिना एक्सप्लेन करने का कोशिश किया जा रहा है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। हर एक चीज को फैक्ट्स के बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन के मेथड से, एम्पेरिकल अनुभव के आधार पर ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, वही साइंस है बस। उसके अलावा कोई भी चीज साइंस नहीं है। ये बाकी सभी चीजों को नकारते हैं। मनुष्य का जो प्री वैल्यूज हैं, उसके कुछ अजम्पशन होंगे, उन सभी को ये नकारते हैं। बस केवल मनुष्य को, ह्यूमन को सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक मैन के जैसा ट्रीट करते हैं। इसी के लिए यही फिलोसॉफिकल आधार बनता है किसका? क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन या मात्रात्मक क्रांति का। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन या मात्रात्मक क्रांति का ये आधार बनने वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ओके। इसके अलावा देखिए, इसके बाद आते हैं टीएस कुहन। टीएस कुहन का बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं हम पैराडाइम या चिंतन फलक। पैराडाइम या चिंतन फलक क्या होता है कि जब कोई एक विचार जो आज की समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने में असमर्थ होता है, तो एक नया विचार जन्म लेता है और वो उसको रिप्लेस कर देता है। ठीक है, जो ये रिप्लेसिंग टाइम पीरियड है इसी को बोलते हैं पैराडाइम। एक नया विचार पहले के विचार को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है, इसको बोलते हैं ये पैराडाइम। कौन कहते हैं? टीएस कुहन का ये कॉन्सेप्ट है। इन्होंने एक बड़ी फेमस पुस्तक लिखी थी, मैंने बुक्स वाले सेक्शन में आपको बताया हुआ है, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। 1962 में ये बुक लिखी गई है। ध्यान से सुनिएगा, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है। तो इसी में इन्होंने अपना ये पैराडाइम का कॉन्सेप्ट दिया है। नेक्स्ट आते हैं विलियम क्रिक। विलियम क्रिक का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। बिहेवियरलिज्म, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद पॉजिटिविज्म के अगेंस्ट ही आया कॉन्सेप्ट है। मानववाद भी, व्यवहारवाद भी, आइडियलिज्म भी, ये सारे वो कॉन्सेप्ट हैं जो पॉजिटिविज्म के अगेंस्ट डेवलप हुए थे। बिहेवियरलिज्म ये बात कहता है कि मानव कैसे व्यवहार करता है, वो अपने सारे आसपास के सराउंडिंग्स को देखता है, उसके हिसाब से वो व्यवहार करता है। ठीक है, और उसका व्यवहार उसके पर्यावरण से भी निर्धारित होता है। और उसका जो व्यवहार है वो एक ऐसा नहीं कि केवल वो इकोनॉमिक मैन है, बल्कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से आपस में उसका म्यूचुअल रिलेशन हो जाता है प्रकृति से। जैसे मानिए कि एक ऐसा क्षेत्र है जो बाढ़ का क्षेत्र है, तो क्या लोग वहां का छोड़ के चले जाते हैं अपनी भूमि को? नहीं जाते हैं। उनका उस क्षेत्र से व्यवहार है। तो ये क्या है? विलियम क्रिक का कॉन्सेप्ट है। इसी में राइट भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, विलियम क्रिक भी जुड़े हुए हैं, तो ये बातें याद रखिएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, क्लार्क इवांस।
क्लार्क इवांस का कॉन्सेप्ट है नियरेस्ट नेबरहुड एनालिसिस, या फिर इसको हम आरएन वैल्यू स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं, जो कि 1954 में दिया गया कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये क्लार्क इवांस पता लगाने का प्रयास करते हैं कि जो नगर सॉरी ग्रामीण अधिवास है, ये ध्यान रखिएगा, रूरल सेटलमेंट ना कि अर्बन, रूरल सेटलमेंट का पैटर्न कैसा है, क्या वो क्लस्टर्ड है, क्या वो रैंडम है, क्या वो परफेक्ट यूनिफॉर्म है, और इनके एक स्पेसिफिक वैल्यू देता है। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, क्लार्क इवांस का। फिर आते हैं जीन गॉटमैन। जीन गॉटमैन का ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और टर्मिनोलॉजी है, मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस का मतलब होता है कि कहाँ पर एक बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा शहर है, कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दूसरा मेट्रोपॉलिटन सिटी कहाँ से स्टार्ट हो गया, कहाँ खत्म हो रहा है, कोई भी इस तरीके की सेपरेशन बाउंड्री जहां पर नहीं दिखती है, तो उस प्रकार के क्षेत्र को बोलते हैं मेगालोपोलिस। फिर आते हैं एडविन कैनन। एडविन कैनन का एक सिद्धांत है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, यानी कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, इसका इंग्लिश नहीं लिखा है तो याद रखिएगा, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, ठीक है, ओपीटी, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी। फिर एच सी कैरी, कैरी का कॉन्सेप्ट पूछा गया है एग्जाम में। एच सी कैरी का कॉन्सेप्ट है इंटरेक्शन मॉडल, इंटरेक्शन मॉडल। पीए क्रॉम्बी का है, पीए क्रॉम्बी ने दिया है कॉन्सेप्ट अपना नवीन नगर जनसंख्या संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू टाउन। फिर आते हैं वॉल्टर क्रिस्टोलर, बहुत ही रिनाउंड ज्योग्राफर जर्मनी के, कि सेंट्रल प्लेस मॉडल इन्होंने दिया है अपना। सेंट्रल प्लेस थ्योरी से आप बहुत ही अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। सेंट्रल प्लेस थ्योरी में आपको पता है K3, K4 और K7 की वैल्यू आपने पढ़ी होंगी। K3 मतलब मार्केट, फिर इसका मतलब होता है ये ट्रांसपोर्ट, और फिर हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेशन। फिर मार्क जेफरसन आते हैं। मार्क जेफरसन का प्राइवेट सिटी यानी प्रधान नगर का संकल्पना। प्राइवेट सिटी में क्या बताते हैं कि एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है उसका पॉपुलेशन और रैंक साइज में भी ये संबंध बताते हैं। अब देखिए एक बात आप ध्यान रखिएगा, प्राइमेट सिटी, रैंक साइज रूल, ये सब किसके बारे में रिलेशन बता रहे हैं, पॉपुलेशन के और उसकी जनसंख्या के आकार में संबंध को बता रहे हैं, बस तरीका थोड़ा अलग अलग है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मार्क जेफरसन। फिर आते हैं जी के जिफ। जी के जिफ का कॉन्सेप्ट है रैंक साइज रूल और मिनिमम एफर्ट थ्योरी। जी के जिफ की ये जो मिनिमम एफर्ट थ्योरी है, ये आपका थ्योरी है रिलेटेड किससे, कह लीजिए तो प्रवास यानी कि माइग्रेशन से। और रैंक साइज रूल मैंने आपको बता दिया कि किसी क्षेत्र का साइज यानी पॉपुलेशन साइज और उसका रैंक क्या है, इनमें रिलेशन को बताता है। और जो रैंक साइज रूल है ये रेशियो है किसके बीच का, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ये रेशियो है पॉपुलेशन और उसके साइज का, पॉपुलेशन साइज और उसके रैंक का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं तो जेलेंस्की, ठीक है। विल्बर जेलेंस्की का कॉन्सेप्ट है गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत, यानी कि मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी, मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी है आगे। फिर एजे टांसले का कॉन्सेप्ट, एजे टांसले का आप जानते हैं कि इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम इन्होंने एजे टांसले का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक। और इसके बाद आते हैं ग्रिफिथ टेलर। तो ग्रिफिथ टेलर का है प्रवास कटिबंध सिद्धांत, यानी माइग्रेशन जोन थ्योरी, इसको कटिबंध स्तर सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें यह बताते हैं कि माइग्रेशन किस तरीके से होता है। ग्रिफिथ टेलर ने ही नियो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट भी दिया है। अब नियो डिटर्मिनिज्म क्या है, जैसा डिटर्मिनिज्म रेडजेल का दिया गया कॉन्सेप्ट है, जिसमें वो बताते हैं कि जो भी मनुष्य करता है वो सब उसके नेचर और नेचुरल इन्वायरमेंट से प्रभावित होता है, और जैसा नेचर चाहती है वैसा ही मनुष्य एक्ट करता है। मनुष्य अपने आप में पैसिव है, कई कई स्कॉलर ऐसा भी है मनुष्य को पैसिव मानते हैं, कई उसकी एक्टिवनेस को मानते हैं, कई उसको पैसिव मानते हैं मनुष्य को, ठीक है। तो जैसे हमारा रहन सहन है, खान पान है, बोली भाषा है, हमारा पहनावा है, वो सब के सब नेचुरल एनवायरनमेंट से ही डिसाइड हो रहे हैं। ये है क्या, ये डिटर्मिनिज्म है। रेडजेल के द्वारा इसको बढ़ाया गया आगे, एलन चर्चिल सैंपल ने उसमें बहुत काम किया, हटिंगटन ने उसमें काम किया है, तो ये सारे उससे जुड़े हुए हैं। जब मैं आगे इन कॉन्सेप्ट को बताऊंगा तो बताऊंगा डिटेल में। एक कॉन्सेप्ट इसके अगेंस्ट में आता है, पैराडाइम चेंज होता है। देखिए पैराडाइम चेंज होता है, नया कॉन्सेप्ट आता है पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म जो है वो जुड़ा है फ्रांस से, फ्रांस स्कूल ऑफ थॉट से। और यहाँ पर दो स्कॉलर्स हैं, एक लुसिन फेवरे और दूसरे हैं आपके विडाल डिला ब्लाश। तो लुसिन फेवरे का दिया गया, ये प्रोपाउंड किया हुआ है और शब्द भी दिया है लुसिन फेवरे ने, और डेवलपमेंट इसको किया है, डेवलप इसको किया है किसने, ब्लाश ने, विडाल डिला ब्लाश ने। ओके, तो इसमें जो बताते हैं विडाल डी लवलास की पॉसिबिलिज्म का मतलब ऐसा नहीं कि प्रकृति है हमारे ऊपर सारी चीजें थोप रही है, नहीं, हमारे सामने बहुत सारी संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, उनमें से क्या हमें सेलेक्ट करना है वो हमारे ऊपर है।
जैसे एक क्षेत्र को अगर आप देखिए, कोई भी एक नेचुरल एरिया, उसमें बहुत फसल लहलहा रही है, तो किसान अगर उसको देखेगा, फार्मर, तो उसके मन में ये ख्याल आएगा कि हाँ, इसमें हर अगली बार भी बहुत अच्छी फसल होगी। उसको आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट देखेगा, तो उसके दिमाग में ये आएगा कि यहाँ पर एक इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया जा सकता है, फर्टाइल लैंड है, आसपास मुझे रॉ मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है। वहीं अगर एक आप उसको खनन करने वाले व्यक्ति को देखेंगे, तो वहां पर खनन करना चाहेगा। ऐसे ही इसका मतलब यह है कि एक ही तरीके का एनवायरनमेंट है, लेकिन वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग रूप से वो प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा भी गया है। कौन सा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ये बात कही जाती है कि एक ही नेचुरल एनवायरनमेंट अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग चीजों को मान्यता रखता है। तो वो पॉसिबिलिज्म है। ठीक है ना। तो अब ये पॉसिबिलिज्म है। एक नया कॉन्सेप्ट होता है नियो डिटर्मिनिज्म, जिसे नियो डिटर्मिनिज्म, साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के नाम से भी जानते हैं। क्या मतलब है इसका? कि जैसे इसमें ये ग्रिफिथ टेलर क्या करते हैं, एक ट्रैफिक पुलिस का एग्जांपल देकर के हमें बताते हैं कि जैसे ट्रैफिक पुलिस, मान लीजिए यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस खड़ा है, यहाँ पर बहुत सारा जाम लग चुका है, तो ट्रैफिक पुलिस का काम क्या है? इनका क्या डायरेक्शन बदल देना कि नहीं इनको यहाँ जाना था और इनको इधर भेज दिया? नहीं, इनका काम है कि बस देखना कि एक्सीडेंट ना हो जाए, इतनी भीड़ भाड़ ना हो जाए जिससे एक्सीडेंट हो जाए, इसलिए रुकिए, रुक करके थोड़ा देखिए, थोड़ा ट्रैफिक कम हो गया उसके बाद जाइए। तो ऐसे ही नियो डिटर्मिनिज्म कहता है कि हमें जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं प्रकृति के द्वारा, उनको हमें देखना चाहिए, रुक के उनके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करके, कि इनका इस तरीके से ओवर एक्सप्लोटेशन ना हो जाए जिसकी वजह से आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बचे ही ना, उनके लिए वो केवल किताबों में बचे। ठीक है, तो देखो, रुको और फिर आगे की तरफ आगे मूव करो। आगे मूव करने का मतलब फिर उनको आप यूज करना, इस्तेमाल करना शुरू करें। तो ये न्यूटोनिज्म है। फिर आते हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज भी एक इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, 1859 में लिखी गई पुस्तक थी, जिसका प्रभाव पॉलिटिकल ज्योग्राफी, यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी में पड़ा, जिसमें इसी से प्रभावित होकर रेडजिल ने लिखा है पॉलिटिक्स ज्योग्राफी। इनकी वही पुस्तक जिसका मैंने अभी नाम लिया था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसका प्रभाव जियोमॉर्फोलॉजी डेविस पर भी पड़ा है, नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन में। इसका प्रभाव कल्चरल ज्योग्राफी कार्लो सावर पर भी पड़ा है, उनके कल्चरल जियोग्राफी पर। तो इसका प्रभाव ज्योग्राफी के अलग अलग ब्रांचेस पर रहा है। ठीक है, फिर आते हैं ड्यूमा। ड्यूमा असेनी। ड्यूमा असेनी ने बुक लिखी है क्या? सामाजिक केशिकात्व सिद्धांत, यानी कि स्पेशल सोशल कैपिलरी थ्योरी। सोशल कैपिलरी थ्योरी। फिर डेविस, विलियम मॉरिस डेविस आते हैं, तो नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन या फिर ज्योमॉर्फिक साइकिल या फिर वो साइकिल ऑफ इरोजन के नाम से भी जानते हैं, जो कि नदी के अपरदन चक्र से संबंधित है। रिवर इरोजन साइकिल से इनका संबंध है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आप लगाइएगा। ओके। इसके बाद देखिए, इसके बाद आगे क्या आएंगे? तो इसके बाद आगे आते हैं यूफुतवान। यूफुतवान बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनका, एक ह्यूमनिज्म। ठीक है, यूफुतवान का कॉन्सेप्ट है ह्यूमनिज्म। एक सेकेंड, हाँ, ये कलर, अच्छा देखिए, ये जो वॉन थुनेन है, सॉरी, यूफुतवान नीचे, वॉन थुनेन का सिद्धांत है कृषि अवस्थित सिद्धांत, यानी एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी। ये जर्मनी के मैक्लेनबर्ग में एक फार्म के मैनेजर थे। वहां पर इन्होंने एक बुक लिखी, द आइसोलेटेड स्टेट। द आइसोलेटेड स्टेट, कब? 1826 में। ठीक है, उसमें इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया है, जिसमें ये बताते हैं कि एक मार्केट एरिया है, मार्केट एरिया से कैसे अगर हम जैसे जैसे दूर बढ़ते हैं, तो लैंड यूज पैटर्न में, नंबर एक, लैंड यूज पैटर्न में और उसकी इंटेंसिटी में अंतर आता है, चेंजेस आता है। तो एक इस तरीके से स्पाइरल इसके चारों तरफ बैंड बन जाते हैं, इस तरीके से पेटियां आपको नजर आएंगी। तो कृषि अवस्थित सिद्धांत, एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी, इसी बात पर संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं वॉन सॉरी, यूफुतवान। ये चाइनीज ज्योग्राफी में अकेले ऐसे ज्योग्राफर हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके अलावा कोई ऐसे चाइनीज ज्योग्राफर नहीं है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनका कॉन्सेप्ट है मानववाद, यानी कि ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म डिटर्मिनिज्म, या जो ये है डिटर्मिनिज्म, जिसको निश्चयवाद भी बोलते हैं, उसके अगेंस्ट आया एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये बताते हैं कि नहीं, मनुष्य केवल इकोनॉमिक मैन नहीं है, और केवल मनुष्य को आप फैक्ट के बेसिस पर एनालिसिस नहीं कर सकते। उसकी अपनी कुछ वैल्यूज होती हैं, वो एक सूझबूझ के साथ काम करने वाला व्यक्ति है। ठीक है, उसकी अपनी समझदारी है, तो उस समझदारी को फैक्ट के बेसिस पर एनालिसिस नहीं किया जाता है। इसको वो ऐसे एक्सप्लेन भी करते हैं, जैसे अगर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था बाढ़ में रहने वाले लोगों का, बाढ़ क्षेत्र में रहने वाले लोगों का, जो फ्लड प्रोन एरियाज होते हैं, जहाँ पर लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं,
क्या वहां पर लोग छोड़कर चले जाते? नहीं जाते ना। अगर वो केवल इकोनॉमिक मैन होते तो वहां से छोड़कर चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि वो केवल उनकी क्या है, उस क्षेत्र से जुड़ाव है, और वो केवल केवल इकोनॉमिक मैन नहीं है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, नन। टीपी नन। टीपी नन का कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल रियलिज्म। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको मुख्य रूप से याद रखने हैं। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम कल डिस्कस करेंगे। और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जरूर दिया करें, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और क्योंकि वही चीजें हैं जो आपको, आपकी जो कमेंट्स हैं, आपकी बातें जो मुझे मोटिवेट रखती हैं। आप यहाँ से कुछ सीखते हैं तो बदले में मैं भी आपसे कुछ सीखता हूँ, आपसे मोटिवेट होता हूँ। है ना? तो आप अपना सहयोग हमेशा बनाए रखें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें। और क्योंकि हर किसी तक ये जो नॉलेज है, ये इन्फॉर्मेशन है, वो हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। और मैं ये सारे जो पीडीएफ है उनको अपलोड कर दूंगा कहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो जो हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर इनको अपलोड कर दिया जाएगा। और प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो मॉडल्स एंड थ्योरीज के नाम से भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको आप देखिए। ठीक है, एक इंटरव्यू नाम से एक बुक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको देखिए। डॉक्टर बीसी जाट सर के साथ मैंने इंटरव्यू किया है, डॉक्टर साकरीन हसन मैम के साथ मैंने इंटरव्यू किया है, बाकी स्टूडेंट्स के साथ जो जेआरएफ क्वालिफाइड है उनके साथ इंटरव्यू किया है। तो उनको जाइए, उनका लाभ उठाइए आप। ठीक है। और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो वैसे इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हम इसके अलावा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, तो मैंने आपको हमेशा की तरह कहा है कि आप आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कीजिए, जितना जल्द से जल्द हो सकता है मैं आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा। हो सकता है कभी कभार, देखिए ऐसा होता है कि बिजी होते हैं, क्लासेस का शेड्यूल होता है, तो उसके अलावा ही जब भी जो समय मिलता है, मैं जरूर से आपका पूरा प्रयास करता हूँ कि आपके सवालों के जवाब दिए जाए। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिए और जुड़िए, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी सबको जोड़िए। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया होगा। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और हाँ, इसके अलावा अभी हमारी क्लास है थोड़ी देर बाद। हमारी क्लास कब से है अभी? तो अब होगी हमारी क्लास ये 10 से 11 बजे। ठीक है, तो अभी क्योंकि सुबह टाइम था तो मैंने सोचा क्या करें, तो फिर एक वीडियो बना लेते हैं, दोपहर में बनाने से अच्छा सुबह सुबह बना लेते हैं। तो अब 10 से 11 बजे स्पेशल क्लास होगी, मिलेंगे स्पेशल क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।